हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा योर क्वेरीज माय आंसर्स, यानी आपकी जो भी क्वेरीज रही हैं मैं उनको एक एक करके कुछ जो सिलेक्टेड क्वेरीज हैं उनको मैं लेने की कोशिश करूंगा और उनके मैं आंसर्स भी देने की कोशिश करूंगा। तो मैं कुछ एक क्वेरीज लूंगा। तो मैं शुरू करता हूं। पहला जो क्वेरी है, ये निखिल कपूर जी ने पूछा है। सर प्लीज़ मेरा एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया ना लगाएं और पेशेंट को बेहोश करके उसके डिलीवरी ऑपरेट किया जा सकता है? क्योंकि नॉर्मल बेहोश करने से जो बैक प्रॉब्लम आती है एनेस्थीसिया में वो नहीं आएगी। प्लीज़ ज़रूर आंसर करें। जो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बेसिकली जो सिजेरियन ऑपरेशन है उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि जो सिजेरियन ऑपरेशन में हम एनेस्थीसिया देते हैं यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, क्या उसकी जगह हम पूरा बेहोश कर सकते हैं, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं पेशेंट को? देखिए, इसका जवाब ये है कि डेफिनेटली दिया जा सकता है जनरल एनेस्थीसिया। पर अगर हम सेफ्टी वाइज बात करें, अगर हम पेशेंट और बेबी जो अंदर है उसकी दोनों की सेफ्टी की बात करें, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज़ द बेस्ट एनेस्थीसिया फॉर अ सिजेरियन सेक्शन। क्योंकि इसमें पेशेंट होश में रहता है और पेशेंट को सारा पता रहता है। अगर हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे सिजेरियन सेक्शन के दौरान, तो वो कुछ मेडिसिन जो हैं, वो जो एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए दी जाती हैं, जो बेहोशी की मेडिसिन दी जाती हैं, वो नेचुरली ब्लड के ज़रिए, पेशेंट के ब्लड के ज़रिए बेबी में भी जाने का रिस्क रहता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब बेबी एक्सट्रैक्ट होता है, बेबी बाहर आता है, तो वो उतना अच्छे से क्राई नहीं कर पाता क्योंकि उस पर कुछ एनेस्थीसिया मेडिसिन का इफेक्ट होता है। इट हैपन समटाइम्स, कई बार नहीं भी होता। इसलिए जो सेफ्टी वाइज देखा जाए तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द बेस्ट एनेस्थीसिया फॉर द सिजेरियन सेक्शन। हाँ, कुछ एक इंडिकेशंस होती हैं, जैसे किसी को स्पाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या किसी का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, या उसको कोई स्पाइन की कोई टीबी हो रखी है पेशेंट को, यानी कि उसको इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया की जगह पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। बट उसके भी काफ़ी जो प्रिकॉशंस हैं वो ली जाती हैं। बट अगर रूटीन में देखा जाए तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द बेस्ट एनेस्थीसिया फॉर सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेरी है, सर माई gallbladder stone is surgery is planned on 7th August through laparoscopy, so can I go with spinal anesthesia? गॉल ब्लैडर जो सर्जरी है, मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाए हैं कि ये दो तरीके से हो सकती है, ओपन हो सकती है या लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से। जो ओपन सर्जरी है वो मोस्टली स्पाइनल एनेस्थीसिया में की जाती है, और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। देखिए, ये डिपेंड करता है जो आपके एनेस्थेटिस्ट हैं उस समय वो कौन से हैं। लेकिन अगर आइडियल पूछा जाए, अगर सही तरीके से पूछा जाए, तो जो अगर आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है तो उसको जनरल एनेस्थीसिया में ही करना बेटर रहेगा। हाँ, कुछ एक सेंटर्स पे स्पाइनल में भी करते हैं, बट वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के कुछ रिस्क हैं, कुछ और उनका हाइपरटेंशन है या कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो डिफरेंट मैटर हो जाता है। बट अगर यूजली पूछा जाए तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, चाहे कोई गॉल ब्लैडर हो या कोई भी सर्जरी हो, उसको जनरल एनेस्थीसिया में ही करना बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेरी है, ये गरिमा पांडे जी ने पूछा है। सर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है, वीडियो बनाएं आप। जी गरिमा जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली है। मैं डेफिनेटली एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के ऊपर भी एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू आपका कमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेरी है, ये सुख संधू जी ने पूछा है। सर मेरे डर्मोइड सिस्ट है, मुझे बेहोशी से प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर बेहोश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आ रहा। देखिए, ये आपको हो सकता है, मैंने इनसे पूछा भी था कि हो सकता है आपकी पहले कोई सर्जरी हुई हो जिसमें ऐसा एक्सपीरियंस उनको लगा हो कि भाई जब बेहोश किया तो इनको सांस नहीं आया। तो यूजुअली ऐसा किसी किसी पेशेंट को होता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको हैंडल कर लिया जाता है। और ये मोस्टली ऐसा हो सकता है कि शायद आपका जो सर्जरी अगर पहले कोई हुई होगी तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो सकती है, हुई हो। उसमें कई बार होता है कि पेशेंट को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आती है, लेकिन विद टाइम, विद इन फ्यू टाइम, मतलब 5 to 10 मिनट्स में वो सब जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाती है। हाँ, अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है डर्मोइड सिस्ट के लिए, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बेटर रहेगा कि वो जनरल एनेस्थीसिया में किया जाए, यानी पूरा बेहोश करके किया जाए। नेक्स्ट क्वेरी है, ये
सुंदरम भारद्वाज जी ने पूछा है, सर मेरे दीदी के लड़के ने भी गंदा पानी पी लिया था, पर उसका सारा रिपोर्ट शुरू से ही नॉर्मल आ रहा है और बोल रहे हैं कि 80% आपका बच्चा रिकवर कर लिया है, पर एक्सरे में उसके लेफ्ट साइड के लंग्स में इन्फेक्शन है, तो कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर से नॉर्मल ऑक्सीजन पर भेज दिया है, क्या आप बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा रिकवरी में? देखिए ये जो कमेंट या क्वेरी जो आई है, ये मिकोनियम का जो मैंने वीडियो बनाया था मिकोनियम के ऊपर, उसके ऊपर आया है। देखिए जो बच्चे हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये 1 दिन में ठीक हो जाएगा या 2 दिन में ठीक हो जाएगा या इसका किस तरीके का कोर्स रहेगा। हमें डे टू डे बेसिस पे इसकी रिकवरी देखनी होती है बच्चे की, और जो पीडियाट्रिक्स के जो बच्चे वाले डॉक्टर होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं, खासकर जो निक्कू में नियोनेटल आईसीयू में रखते हैं उसको, तो वो बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं। जैसा कि इसमें कमेंट में इन्होंने लिखा कि बच्चे को वेंटिलेटर से हटा के नॉर्मल ऑक्सीजन पर रख दिया है, तो डेफिनेटली उसकी रिकवरी हो रही है। बट कई बार जो रिकवरी का टाइम है वो हम ऐसे सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे का वेट कैसा है, बच्चा फीड लेना शुरू किया है कि नहीं किया है, या और कोई साथ में कोई और उसको कोई कंजेनाइटल या कोई हार्ट डिजीज कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेरी है, ये पायल चक्रवर्ती जी ने पूछा है, सर आई हैव सर्जरी फॉर सल्पिंजेक्टमी, इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है? ओबीज पेशेंट्स में एनेस्थीसिया देना सेफ है? कितना टाइम बेहोश रहेंगे फॉर सल्पिंजेक्टमी सर? तो इन्होंने जो सल्पिंजेक्टमी के ऑपरेशन के बारे में पूछा है, मैं आपको बता दूं कि सल्पिंजेक्टमी का ऑपरेशन होता है कि जिसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस के दोनों साइड ट्यूब्स होती हैं, उनको काट दिया जाता है। उसके ऑपरेशन के बारे में ये बात करना चाह रहे हैं। तो ये एक रूटीन ऑपरेशन है। अगर अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अंदर कोई एडिशंस नहीं है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पहले कोई सर्जरी नहीं हुई थी, तो इस ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खासकर अगर लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी ऑपरेशन ये हो जाता है। एक और इन्होंने साथ की ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ओबीज पेशेंट में एनेस्थीसिया देना सेफ है? देखिए एनेस्थीसिया तो सभी पेशेंट्स को दिया जा सकता है, उसके जो प्रिकॉशंस होते हैं वो हम लेते हैं। अगर ओबीज पेशेंट है तो उसके साथ उसके से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस होंगे वो लिए जाएंगे। हाँ डेफिनेटली थोड़ा रिस्क नॉर्मल पेशेंट से कंपैरेटिवली ओबीज पेशेंट्स में ज़्यादा रहता है, बट डेफिनेटली ऑपरेशन तो ओबीज पेशेंट्स के भी होते ही हैं। और बाकी सल्पिंजेक्टमी ऑपरेशन एक रूटीन ऑपरेशन है, इसमें टाइम का कोई ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा कोई प्रोसीजर नहीं होता है, रूटीन की तरह है, आधे पौने घंटे में प्रोसीजर हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेरीज थी, मैंने अपने वीडियोस पे जो कमेंट्स आए थे उनमें क्वेरीज आई थी, मैंने उनके ये लिए हैं। और आगे भी मैं ये अब रेगुलर पैटर्न पे रखूँगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो सभी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए, मैं उनके आंसर्स एक वीडियो के तौर पे भी देने की कोशिश करूँ। फिर भी आपके भी यदि कोई और कमेंट्स होते हैं या कोई आपकी क्वेरीज होती हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, मैं उनको भी अपने वीडियो में लेने की बारी बारी कोशिश करूँगा। और अपने सुझाव ज़रूर मुझे भेजते रहें। आपके कोई को लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनना चाहिए, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेफिनेटली अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।